Good morning. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Today we will discuss about the inorganic chemistry, coordination chemistry, very important topic ambidental ligands. आज मैं ambidental ligands आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह लिगेंड होता है और बारी बारी से इसे हम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा और आप इसे पूरा सुनिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा अपने और शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से एम्बीडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं? द मोनोडेंटल लिगेंड्स व्हिच हैव टू आर मोर डिफरेंट डोनर एटम कैन कोऑर्डिनेट to a metal cation through either of two different atoms. These ligands are called ambidental ligands. यानी जो मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं उनके पास दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के डोनर एटम होते हैं और यह किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के केटायन को, धनायन धातु परमाणु को, केंद्रीय धनायन धातु परमाणु को हमेशा दो डिफरेंट एटमों के द्वारा, दो विभिन्न परमाणुओं के द्वारा कोऑर्डिनेट करते हैं। These ligands are called ambidental ligands. इस प्रकार के लिगेंड ambidental ligands कहलाते हैं। Means that ambidental ligands as like a monodental ligands. Monodental ligands, when a monodental ligands also having two or more than two donor atoms, जब किसी monodental ligands के पास दो या दो से अधिक डोनर एटम मौजूद हो, केंद्रीय डोनर एटम मौजूद हो, लिगेंड्स मौजूद हो, उसके पास टू डोनर एटम या उससे अधिक डोनर एटम मौजूद हो, ऐसी स्थिति में वह मोनोडेंटेट का भी बिहेवियर करता है और बाइडेंटेट का बिहेवियर करता है। ऐसा मोनोडेंटल लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक डोनर एटम हो और वह ऑलरेडी मोनोडेंटेट लिगेंड्स का भी बिहेवियर कर रहा हो और बाइडेंटल लिगेंड्स का भी बिहेवियर कर रहा हो, ऐसी स्थिति में वह एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहलाता है। एम्बीडेंटल लिगेंड्स आर दोज व्हिच आर आल्सो कंटेनिंग टू और मोर देन टू डोनर एटम एंड दिस टाइप ऑफ ligands as a monodental ligands as well as bidental ligands. This type of ligands is called the ambidental ligands. ऐसा लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक डोनर एटम हो और वो किसी केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट कर रहे हो और यह एक मोनोडेंटेट का भी बिहेवियर करते हो और साथ ही साथ बाइडेंटेट का भी बिहेवियर करते हो, तो वह एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहलाते हैं। एम्बीडेंटल लिगेंड्स when ambidental ligands coordinates to the metal cation through either a two donor atom or two different compounds are obtained which are called linkage isomer और इस प्रकार के डोनर एटम ही लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि when ambidental ligands, जब कोई एम्बीडेंट लिगेंड्स कोऑर्डिनेट करता है तो द मेटल केटायन को, किसी केंद्रीय धातु परमाणु को, थ्रू आइदर ऑफ टू डोनर एटम, या मीन सीधा दो डोनर एटम से या टू डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंडों को आर ऑब्टेन व्हिच आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। ऐसे एम्बीडेंटल लिगेंड, ऐसे ही लिगेंड लिंकेज आइसोमर बनाते हैं, जैसे SCN1 माइनस, CnO2 माइनस, सिंगल बॉन्ड H2O3 2 माइनस, COCN1 माइनस, SO2 माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NO2 माइनस नाइट्राइटो, यह एक प्रकार का मोनोडेंटल लिगेंड है लेकिन इसके पास दो से अधिक डोनर एटम है। नाइट्रोजन डोनर एटम एक है, दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम है, दो से अधिक डोनर एटम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर नाइट्रोजन मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्राइटोयन, अगर ऑक्सीजन मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्राइटो ओ। उसी तरीके से यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं SCN है, SCN अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, SCN1 माइनस लिखूंगा, तो ऐसी स्थिति में जो होगा SCN S भी मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा और N भी मेटल को कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पर यह बाइडेंटल लिगेंड्स का बिहेवियर कर रहा है, इसलिए यह एम्बीडेंटल लिगेंड्स होगा। लेकिन अगर हम इसी SCN को ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पर केवल N कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? मोनोडेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोनोडेंटल लिगेंड्स और बाइडेंटल लिगेंड्स दोनों लिगेंडों का बिहेवियर करते हैं। यानी एम्बीडेंटल लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच आर लाइक ए मोनोडेंटल लिगेंड बट बिहेव्स एज ए मोनो एज वेल एज बाइडेंटल लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जो
ऑलरेडी मोनोडेंटल लिगेंड्स का भी बिहेवियर करते हो, बाइडेंटल लिगेंड्स का बिहेवियर करते हो, ऑलरेडी वह एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम मौजूद हो और ऑलरेडी बारी बारी से उनके डोनर एटम मेटल को अलग अलग कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो ऑलरेडी वह एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसा आप NO2 में देख सकते हैं कि NO2 के अंदर नाइट्रोजन मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा था, इसलिए मैंने नाइट्राइटो N लिखा हुआ है। NO2 में अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा होता मेटल को तो हम नाइट्राइटो O लिखते हैं। आप यहाँ पर HCl को देख सकते हैं। HCl के केस में होता क्या है कि HCl के केस में अगर हम HCl को इस तरह से लिखते हैं, अगर हम HCl को इस तरह से लिखते हैं तो सल्फर मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है और नाइट्रोजन मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर यह बाइडेंटल लिगेंड बिहेवियर कर रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ केवल नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मोनोडेंटल लिगेंड्स का बिहेवियर करेगा और इसे हम कह सकते हैं कि यह एम्बीडेंटल लिगेंड्स है, यह एम्बीडेंटल लिगेंड्स है। ब्रीजिंग लिगेंड्स, ब्रीजिंग लिगेंड्स, द लिगेंड्स इन व्हिच आर or 2 different donor atoms have at least 2 pair of electrons and shares these electron pair with 2 metal ion or atoms, 1 pair with 1 atom or ion simultaneously are called bridging ligands। ब्रिजिंग लिगेंड्स यह एक ऐसा लिगेंड्स होता है जिसमें एक डोनर एटम होगा बट उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मीन्स मेटल, L मीन्स लिगेंड। अब इस लिगेंड के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यह मेटल को अलग अलग कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिगेंड हूँ और यहाँ मेरे दोनों हाथ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरफ किसी को दूँ तो मैं यहाँ एक ब्रिज का काम करूँगा। यानी in this cases bridging ligand also having the compulsory, the ligands also having at least 2 lone pair of electron, means इसके पास 2 lone pair of electron मौजूद होने चाहिए and 2 lone pair of electron donate the central metal atom separately, अलग अलग वह दोनों lone pair of electron उसको दे रहा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास 2 विभिन्न डोनर एटम मौजूद हो या एक ही टाइप के डोनर एटम मौजूद हो लेकिन उसके पास एटलीस्ट 2 पेयर विद 1 एटम और आयन, यानी कि 2 पेयर किसी एक को दे रहा हो, 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे रहा हो, वह चाहे मेटल केटायन हो चाहे वह मेटल हो, एक ही समय में दे रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड कहते हैं। ब्रीजिंग लिगेंड का मतलब यह होता है कि ऐसा लिगेंड जो ऑलरेडी एक लिगेंड के पास 2 जोड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और यह एक ही समय में अपना दोनों जोड़ा इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा हो, तो उस सेंट्रल मेटल एटम के लिए वह लिगेंड एक प्रकार का ब्रीजिंग लिगेंड होगा। ब्रीजिंग लिगेंड्स आल्सो हैविंग एट लीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर विद द 2 मेटल आयन और एटम, 1 पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, 1 पेयर विद 1 एटम और आयन, एक ही समय में एक ही जोड़ा एक आयन को दे रहा हो, साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड ब्रीजिंग लिगेंड। फॉर एग्जांपल H2O, H2O आल्सो हैविंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आल्सो हैविंग द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यह 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक सेंट्रल मेटल को जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा उस सेंट्रल मेटल एटम के लिए यह ब्रीजिंग लिगेंड होगा। तो H2O हो गया, OH हो गया, NH2 माइनस, F1 माइनस, Cl, Br1 माइनस, दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज ब्रीजिंग लिगेंड। द मोनोडेंटल लिगेंड्स हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ 2 डिफरेंट एटम, 1 पेयर 1 एटम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी मोनोडेंटल लिगेंड्स हैं जो ऑलरेडी ब्रीजिंग लिगेंड का काम कर रहे हैं। जैसे यह CN है तो यह CN में सल्फर भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम डिफरेंट डोनर एटम है लेकिन यहाँ एक ब्रीज का काम कर सकते हैं। कार्बोनिल देख सकते हैं, C भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। तो इन दिस केसेस व्हेन एनी लिगेंड्स आल्सो हैविंग द एट लीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोऑर्डिनेटेड टू द 1 सेंट्रल मेटल एटम इन द साइमल्टेनियसली, एक ही समय में अगर वह अपने जोड़े का इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वह ऑलरेडी ब्रीजिंग लिगेंड कहलाएगा। ब्रीजिंग लिगेंड के लिए यह शर्त होगी कि जो लिगेंड होगा उसके पास 2 जोड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए और वह
वह एक ही समय में मेटल को कोऑर्डिनेट करे, या तो फिर उसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम हो, लेकिन शर्त यह होता है कि वह डिफरेंट डोनर एटम हो, चाहे सेम ही डोनर एटम हो, लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, वो भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। यानी ब्रिजिंग लिगेंड के लिए किसी भी संकुल के हो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, और वह 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही एक ही समय में केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करे। अगर उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं के पास है, तो वह अलग अलग परमाणु उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करे, और उसके साथ एक प्रकार के इसमें लिंकेज आइसोमर आ जाते हैं। लिंकेज आइसोमर आल्सो हैविंग द फॉर्मेशन द ब्रिजिंग आइसोमर, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब यही होता है कि उनके पास कम से कम 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, और वह 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को दे करके कोऑर्डिनेट करें। अगर ऐसे लिगेंड है जिनमें ऑलरेडी 2 डिफरेंट डोनर एटम है, तो ऑलरेडी डिफरेंट डोनर एटम है, 1 पेयर ऑन 1 एटम, एक जोड़ा एक एटम के लिए, और वहाँ पे 1 पेयर विथ 1 एटम और आयन, एक जोड़ा एक एटम के लिए होता है। तो इस प्रकार के लिगेंड क्या होते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड। साफ साफ बात यह है कि ब्रिजिंग लिगेंड होगा तो एक लिगेंड होगा, उसमें शर्त होगी कि उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, 1 पेयर विथ 1 एटम, एक जोड़ा एक एटम के लिए मौजूद होना चाहिए। और अगर वो डोनर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, वह डोनर एटम सेम भी हो सकते हैं, वह डोनर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, और वह डोनर एटम सेम भी हो सकते हैं। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, there are several ligands which have 2 or more donor atoms. These ligands can coordinate with metal atom or ion either through 1 donor atom forming non-chelated complexes, or 2 donor atoms forming a chelate. These ligands are called फ्लेक्सीडेंटल ligands. आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर आर सेवरल लिगेंड्स, बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास 2 और मोर डोनर एटम, 2 या 2 से अधिक डोनर एटम मौजूद होते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक डोनर लिगेंड्स एटम मौजूद हो, परमाणु मौजूद हो, these ligands can coordinate, ये से लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कर रहे हों विथ मेटल एटम और आयन, किसी केंद्रीय धातु आयन को, परमाणु को, थ्रू 1 डोनर एटम, एक डोनर एटम फॉर्मिंग नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और 2 डोनर एटम फॉर्मिंग ए चिलेट। ध्यान से समझिएगा कि अगर वो अलग अलग किसी सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करते हैं तो वहाँ नॉन चिलेटिंग रिंग बनता है, और अगर वो दोनों डोनर एटम उस कॉम्प्लेक्स के केंद्रीय परमाणु धातु को दोनों डोनर एटम एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को अगर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वहाँ चिलेटिंग रिंग बन जाता है। यानी फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स में एक प्रकार का चिलेटिंग रिंग बनता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स में ऑलरेडी 2 डोनर एटम होगा, उनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वह 2 डोनर सेम होने चाहिए या डिफर जो भी हो, लेकिन 2 डोनर एटम आल्सो कोऑर्डिनेटेड टू द वन टाइम मेटल सेंट्रल मेटल एटम। अगर वह जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप SO4 2- सल्फेट है, ये सल्फेट है SO4 2-। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन, टोटल तो 4 हैं, लेकिन 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक सिंगल बॉन्ड है, उस पर 2- लगा हुआ है। अब इनके पास यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यह दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करते हैं तो वहाँ पर एक सिलेटिंग रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सिलेटिंग रिंग बन जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 मेंबर्ड सिलेटिंग रिंग बन रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, क्योंकि यह मेटल है, मेटल 1 मेंबर हो गया, यह ऑक्सीजन 2 मेंबर, सल्फर ये 3रा मेंबर, या ऑक्सीजन 4था मेंबर, तो 4 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ पर चिलेटिंग रिंग बन रहा है। तो इस प्रकार का लिगेंड फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड होगा। यहाँ पर देखिए डाईएमीन में, देखिए डाईएमीन के अंदर यहाँ पर देखिए मेटल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो 1 2 3 3 मेंबर रिंग बन रहा है। तो लेकिन यह जो होता है ऑलरेडी यह अनस्टेबल हुआ करते हैं। अनस्टेबल इसलिए हुआ करते हैं कि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ही मेटल की तरफ आएगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन हुआ करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेटल की तरफ यहाँ पे बेयर स्ट्रेंथ थियरी यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ पाया जाएगा और यह अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लेक्सिड डेंटल लिगेंड फॉर्मेशन एसिलेटिंग रिंग इफ द बोथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम देन फॉर्मेशन एसिलेटिंग रिंग इफ द बोथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू द सेपरेटली मेटल एटम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन सिलेक्टिंग रिंग। अगर दोनों लोन पेयर ऑफ लिगेंड दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी केंद्रीय धातु परमाणु को अलग अलग कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉन सिलेक्टिंग रिंग बनता है। अगर यह केंद्रीय धातु परमाणु को दोनों आपके लिगेंड या दोनों डोनर एटम किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु को इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं तो वहां पर एक प्रकार का रिंग बनता है, चिलेटिंग रिंग बनता है। चिलेटिंग रिंग वाले मॉलिक्यूल्स जो हुआ करते हैं, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं, वह अनस्टेबल हुआ करते हैं, अस्थायी हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ टुवर्ड्स होगा वैसे ही इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि जो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वह चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा बहुत ही स्टेबल हुआ करते हैं। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, ये क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा। सिमेट्रिकली लिगेंड एंड अनसिमेट्रिकली लिगेंड, यानी सिमेट्रिकल लिगेंड और अनसिमेट्रिकल लिगेंड क्या होता है। सिमेट्रिकल लिगेंड्स आर दोज लिगेंड which are divided both sides equal, जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उन्हें हम सिमेट्रिकली लिगेंड्स कहते हैं। जैसे देखिए इथाइलिन डाइएमीन, लेट अस कंसीडर इथाइलिन डाइएमीन CS2 single bond CS2 that is amine, here both sides divided same, so that is known as ethylene diamine. Here in this cases है ना CS3 single bond CS single bond CS single bond CS3 and that is NH2 that is NH2. In these cases we can find both sides are same divided it. So this type of ligands which are divided, जिसको हम बांट सकते हैं दो बराबर भागों में, जिसको हम बांट सकते हैं, ऐसे लिगेंड को हम सिमेट्रिकली लिगेंड कहते हैं। और ऐसे लिगेंड जिनको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकली लिगेंड्स कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर NH2 CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 CS2 NH2, तो आप इसे दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इधर एक NH2 एक CS2 है, इधर दो CS2 एक NH2 है, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकली लिगेंड हो गया। Macrocyclic ligands also having containing the porphyrin ring. Here you can see porphyrin ring, that is the porphyrin ring. Here that is the porphyrin ring. We can explain the structure of chlorophyll here. That porphyrin ring when also containing the magnesium, this structure is known as chlorophyll. Chlorophyll is also having macrocyclic ligand. Macrocyclic ligands में क्या होता है कि एक केंद्रीय धातु परमाणु बीच में रहते हैं, बाकी डोनर एटम इसके चारों तरफ रहते हैं। उसके बाद फेनिल, दैट इज फेनिल का एक साइक्लिक रिंग रहता है, 5 मेंबर रिंग, चारों तरफ से 5 मेंबर रिंग रहते हैं। तो यह 5 मेंबर रिंग ही पोरफायरिन रिंग होता है। किसी भी पोरफायरिन रिंग के अंदर अगर मैग्नीशियम आ जाता है तो वह ऑलरेडी क्लोरोफिल हो जाता है, अगर आयरन हो जाता है तो वह ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है। तो फ्लैक्सिड डेंटल लिगेंड्स आल्सो आइडेंटिफिकेशन इज द कंपल्सरी ऑफ द पोरफायरिन रिंग। अगर किसी लिगेंड के अंदर पोरफायरिन रिंग है तो वह फ्लैक्सिड डेंटल लिगेंड होगा, नो डाउट। COO C20 या 39 या CO है C20 है या 39 है। इस तरह से आप ये जान लीजिएगा कि फ्लैक्सिड डेंटल मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड वही होगा जिसमें पोरफायरिन रिंग होगा, बीच में उसकी सेंट्रल मेटल एटम होंगी और इसके चारों तरफ जो होंगी ऑलरेडी कोई भी डोनर एटम होगा, और इस तरह से यह एक प्रकार का फ्लैक्सिड डेंटल लिगेंड है। ठीक है, पोरफायरिन रिंग के ऊपर देखें, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, CH डबल बॉन्ड CS2 है, CS3 है, CS
Isomerism. Isomerism, isomers are compounds with the same chemical composition but different arrangement of their constituent atoms, and the phenomenon of existence isomer is called isomerism. Means ऐसा आइसोमर्स वह यौगिक होते हैं, वह केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंटों का कॉन्स्टिट्यूट रहता है, लेकिन उनका जो फिनोमिनन है वह सेम रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आइसोमेरिज्म समावयता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक नहीं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, जिनका अणुसूत्र क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफर हो। ऐसे यौगिक जब दो या दो से अधिक, when two or more than two atoms structure are differ but the molecular formula is the same, जब किसी दो या दो से अधिक यौगिकों का, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो जाए, विभिन्न हो जाए, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसी संरचना जिनमें संरचनाएं उनकी विभिन्न प्रकार की हो लेकिन उनका अणुसूत्र समान हो, तो उसे हम आइसोमर कहते हैं, समावयवी कहते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी आइसोमेरिज्म आर दोज व्हिच आर आल्सो कंपाउंड कंटेनिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी उनके पास विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर हो रहे हो लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह समान होता है। इनको हम ऑलरेडी समावयता कहते हैं, समावयवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम समावयता कहते हैं। एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, आइसोमर्स आर दोज व्हिच आर आल्सो कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द स्ट्रक्चर विल बी डिफर, उनका स्ट्रक्चर डिफर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उन्हें हम आइसोमर कहेंगे। दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ऐसी फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब आप ये जानिए कि जैसे इनकी संरचना बदल जाएगी, ऑलरेडी इनके पास इनका फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, इनका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसा होता है, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है और यह कैसे होते हैं। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनकी संरचनाएं डिफर होती हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जैसे फिजिकली प्रॉपर्टीज में चाहे वह कलर हो, चाहे वह मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे वह बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सारे डिफर हो जाते हैं। यानी एज वेल एज द स्ट्रक्चर इज द डिफर बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम, thus we can find the isomerism. This type of structure is known as isomer. इस प्रकार की संरचनाएं आइसोमर कहलाती हैं और इस प्रकार की जो होते हैं वो समावयवी कहलाते हैं। Isomers, there are two types of isomer, structural isomerism and the stereoisomerism. Structural isomer या structural isomerism, there are first is ionization isomerism, second hydrated isomerism and linkage isomerism, coordination isomerism, coordination position isomerism, linkage isomerism, ligand isomerism and polymer isomerism. So there are following types of isomerism here, here structural isomerism and stereoisomerism. Isomers are, there are two types, structural isomerism and stereoisomerism. So structural isomerism is ionization isomerism is the first point, second is the hydrated isomerism, third is the linkage isomerism, fourth is the coordination isomerism, coordination position isomerism, ligand isomerism and polymer isomerism. But stereoisomer is, there are mainly two types, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी आइसोमेरिज्म हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक आइसोमेरिज्म होता है और एक स्टीरियो से रिलेटेड होता है, एक्सिस से रिलेटेड होता है। तो संरचनात्मक आइसोमेरिज्म को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेशन स्फीयर में बदलाव आता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर परिवर्तन होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जहाँ कोऑर्डिनेशन से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनमें परिवर्तन आता है, दो कॉम्प्लेक्स लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में ब्रिजिंग लिगेंड लिए जाते हैं
और लिगेंड आइसोमेरिज्म में लिगेंड कहाँ कहाँ अप्रोच कर लेता है, पॉलीमर आइसोमेरिज्म में पॉलीमर चेन कैसे बनता है। अभी मैं बारी बारी से सारी एक्सप्लेन करूँगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस, ट्रांस, आरियस, ई एंड जेड सिस्टम आते हैं। फ्लेक्सियल और फेसियल और मेरीडायोनल आ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में मिरर इमेज की डिटर्मिनेशन की जाती है, जिसमें ऑलरेडी आपको यह बताया जाता है कि यह इंसियोमर है कि डायस्ट्रियोमर है कि मीजोमर है कि एपीमर है। तो इस तरह से हम बारी बारी से इसको पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको अनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। तो अनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। Structural isomerism, isomers that have different atom to atom bonding are called structural isomers. Means that आप यहाँ पे देख सकते हैं कि isomers that have different atom to atom, जब विभिन्न प्रकार के आइसोमर्स वो होते हैं जब एटम टू एटम परमाणु के बीच में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हों, ये आइसोमर्स कहलाते हैं। जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आइसोमर्स आर दोज which are also containing the same molecular formula but a different structure formula as well as different physically and chemically properties। ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनकी आणविक संरचना तो समान है लेकिन उनकी कई संरचनाएं बन सकती हैं, उनकी कई संरचनात्मक संरचनाएं बन सकती हैं, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म विभिन्न हो तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कर सकते हैं, है ना। आइसोमर कहलाते हैं, ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म होता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। तो आइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जब परमाणुओं के बीच में विभिन्न प्रकार के बॉन्ड बनते हैं और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं तो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। इन कोऑर्डिनेशन compounds structural isomerism arises due to different connection। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो आइसोमर्स होते हैं उनके संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, कनेक्शन के आधार पे होते हैं कि कितने टाइप से लिगेंड उनको इनके सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर सकता है, उस टाइप में रहते हैं। कोष्टक में दिया हुआ है आर बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कंपाउंड। जो मेटल है और जो कंपाउंड्स है, जो लिगेंड्स है, उनके बीच में किस तरह से बॉन्ड बन रहा है, जिस तरह से बॉन्ड बनेगा उसके आधार पर उनकी संरचनाएं बनेंगी। इन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी मैंने आपको बताया कि यह आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में होता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है और आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म होता है और पॉलीमर आइसोमेरिज्म होता है। तो बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। In these isomerism, there is exchange of ligand between coordination sphere और ionization sphere। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो, यानी मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की जगह ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर होता है। जब आयनाइजेशन स्फीयर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो मैटर है यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ कुछ लिगेंड लगे होते हैं और उसके बाहर जो होता है वह प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो सल्फेट है यह एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं है, आयनाइजेशन स्फीयर में है। और यह क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। जब आयनाइजेशन स्फीयर वाला भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला भाग आयनाइजेशन स्फीयर में चला जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सल्फेट है हियर, तो सल्फेट इज आल्सो प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर, extend to the coordination sphere and remove the Br. Br is arranged in the ionization sphere। यानी कि जब आयनाइजेशन स्फीयर वाला भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला भाग आयनाइजेशन स्फीयर में जाए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे एटम वही हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफर हो गया। जब आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज होता हो और एक्सचेंज होने के बाद एक नई संरचना बनती हो, तो इस प्रकार के जो संरचनात्मक आइसोमेरिज्म होंगे उसका नाम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म से आप तुरंत आयोनाइजेशन में चेंजिंग हो रही है, आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंजिंग हो रही है। व्हेन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आर दोज व्हेन द एक्सचेंज ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इनटू द आयोनाइजेशन स्फीयर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मींस जब कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर निकल करके आयोनाइजेशन स्फीयर में जाए, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एटम कूद करके आयोनाइजेशन स्फीयर में जाए, आयोनाइजेशन स्फीयर का एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाए, तो आप देखेंगे कि वही कंपाउंड रहेंगे, वही एटम रहेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने से एक नई संरचना मिल जाएगी जो कि एक संरचनात्मक आइसोमेरिज्म में आएगा, लेकिन उसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब इन दीज आइसोमेरिज्म देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में ऑलरेडी एक्सचेंज हो रहा हो, लिगेंडो का एक्सचेंज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कॉल्ड काउंटर आयन, जिन्हें हम काउंटर आयन कहते हैं, दीज आइसोमर्स गिव डिफरेंट आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और ऐसे लोगों को जब हम वाटर जैसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के अपनी फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज को प्रोग्रेस करते हैं, शो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जब एक्सचेंज हो रहा हो किसी लिगेंड का बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर, दिस type of isomerism is known as ionization isomerism. Ionization isomerism give the different ion when dissolved in water. जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के आयन देते हैं।